ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित नवरत्न कहानी संग्रह है, उसकी अंतिम कहानी है, नवी कहानी है, 9 नंबर की कहानी है गदल। और इसके जो लेखक है, कहानीकार है रांगे राघव। इस वीडियो में हम 3 बातों की चर्चा करेंगे। रांगे राघव का संक्षिप्त जीवन परिचय या उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, उसके बाद कहानी का सारांश, और यदि समय रहेगा तो इस कहानी के जो प्रमुख पद्यांश हैं जो व्याख्या की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। मैं SL बेरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। और इस वीडियो में जो कंटेंट प्रस्तुत किया जा रहा है वह है महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। और ये नवरत्न कहानी संग्रह है, संकलन है। इसकी जो नवी और अंतिम कहानी है गदल, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो BA प्रथम वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, इसका अवलोकन करें, गौर से इसको देखें, सुने और इसका विवेचन विश्लेषण करें। तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। तो आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं रांगे राघव जी का जीवन परिचय। रांगे राघव जी का मूल नाम तिरुमल्ले नंबाकम वीर राघव आचार्य था, लेकिन उन्होंने अपना साहित्यिक नाम रांगे राघव रखा। इनका जन्म 17 जनवरी 1923 ईस्वी में श्री रंगाचार्य के घर हुआ था। इनकी माता श्रीमती कनकवल्ली थी और पत्नी श्रीमती सुलोचना है। इनकी पत्नी का नाम सुलोचना है। इनका परिवार मूल रूप से तिरुपति आंध्र प्रदेश का निवासी था। इनका परिवार पहले आंध्र प्रदेश में तिरुपति में रहता था। राजस्थान में भरतपुर के वैर गांव के सहज सादे ग्रामीण परिवेश में उनका रचनात्मक साहित्य शुरू हुआ। इन्होंने लेखन कार्य भरतपुर जिले के वैर में अपना लेखन कार्य इन्होंने यहाँ आकर के शुरू किया था। जब उनकी सृजन शक्ति अपने प्रकाशन का मार्ग ढूंढ रही थी, तब देश स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था। तत्कालीन परिवेश में जिस समय इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया था, उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन चरम पर था। ऐसे वातावरण में उन्होंने अनुभव किया कि अपनी मातृभाषा हिंदी से ही देशवासियों के मन में देश के प्रति निष्ठा और स्वतंत्रता का संकल्प जगाया जा सकता है। यूँ तो उनकी सृजन यात्रा सर्वप्रथम चित्रकला में प्रस्फुटित हुई थी। चित्रकला से इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया था। अच्छे चित्रकार थे। सन 1936-37 के आसपास जब वह साहित्य की ओर उन्मुख हुए, साहित्य लेखन की ओर, तो उन्होंने सबसे पहले कविता के क्षेत्र में कदम रखा।
और इसे संयोगी कहा जाएगा कि उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति का अंत भी मृत्यु पूर्व लिखी गई उनकी एक कविता से ही हुआ था। उनका साहित्य सृजन भले ही कविता से शुरू हुआ हो, लेकिन उन्हें प्रतिष्ठा, पहचान मिली एक गद्य लेखक के रूप में सन 1946 में प्रकाशित घरौंदा उपन्यास के जरिए वे प्रगतिशील कथाकार के रूप में चर्चित हुए। इनका बहुत ही अच्छा घरौंदा नामक उपन्यास है, वो बहुत ही चर्चित रहा था। 1962 में उन्हें कैंसर रोग बताया गया, कैंसर से ये पीड़ित हो गए। उसी वर्ष 12 सितंबर 1962 को उन्होंने बम्बई में देह त्याग दी थी, यानी इनका निधन, इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1962 को बम्बई में, जो आजकल मुंबई कहते हैं, उसमें महाराष्ट्र में हुई थी। अब हम रांगे राघव जी का थोड़ा सा सृजन कार्य है उसको निहारते हैं, देखते हैं। तो पहले इनकी कहानी लेते हैं। कहानियों में गदल, फूल का जीवन, पंच परमेश्वर, प्रवासी, गूंगे, देवदासी, लक्ष्मी का भान, नई जिंदगी के लिए, आवारा, अच्छा और बुरा, अनुवर्तनी, उभरता, एक क्षण, गुलाम सुल्तान, आदमी, समुद्र के फैन आदि चर्चित कहानियाँ हैं। इन कहानियों से इनको प्रसिद्धि मिली थी। अब इनके उपन्यास देखते हैं। उपन्यासों में हुजूर, बंदूक और वीन, विषाद मठ, सीधा साधा रास्ता, राई और पर्वत, कब तक पुकारूं, बहुत ही चर्चित उपन्यास है कब तक पुकारूं, महायात्रा गाथा, अंधेरा रास्ता, रैन और चंदा, मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो सभ्यता पर आधारित है ये, बहुत ही अच्छा। अंधेरे के जुगनू, राह न रुकी, पक्षी और आकाश, लखमा की आँखें, लोई का ताना, रत्ना की बात आदि उल्लेखनीय उपन्यास है। तो ये इनका थोड़ा सा व्यक्तित्व और कृतित्व, या यूँ कहें कि इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है, उसको हमने देखा है। अब इसके बाद हम इनकी जो कहानी है गदल, उसका संक्षिप्त कथा सार या कहानी का सार है या सारांश है, उसको देखते हैं। गुन्ना खारी गुजर था, उसकी पत्नी गदल थी, पत्नी का नाम था गदल। गदल खारा या खारी गुजर जाति की 45 वर्षीय नारी है। कितने वर्ष की थी? 45 वर्ष की। 55 वर्ष के उसके पति का निधन हो जाता है, उनका पति का देहांत हो जाता है। पति की मृत्यु के कुछ दिनों बाद वह स्वाभिमान की खातिर लोहार युवा विधुर मोनी को अपना पति मानकर उसके घर जाकर बस जाती है, चली जाती है। गदल का यह कार्य न तो उसके देवर डोडी को अच्छा लगता है और न उसके जवान पुत्रों निहाल और नारायण को अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है कि बुढ़ापे में आकर के ये किसी दूसरे मर्द के यहाँ नाते चली गई या उसके घर जाकर बैठ गई। तो इससे क्या है, सारे परिवार वाले गदल से नाराज़ हो जाते हैं और उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। वे सब गदल के इस कार्य का विरोध करते हैं और उसे पकड़कर घर लाते हैं, पुनः उसको पकड़ करके लाते हैं। तब वह अपने देवर डोडी से स्पष्ट कहती है कि वह इज्जत के साथ जीवन यापन करना चाहती है, इज्जत से जीना चाहती है।
उसने मौनी के घर में बसने का निश्चय इसलिए नहीं किया कि कोई आर्थिक व्यवस्था उसे सता रही थी या वासना पूर्ति की लालसा थी। वह तो अपने बेटों और बहुओं के गलत व्यवहार से उनकी गुलामी नहीं करना चाहती थी। वो स्वतंत्र विचारधारा की थी। किसी के अधीनस्थ रहना उसे पसंद नहीं था गदल को। इस कारण से वो मौनी के यहाँ चली गई थी। उसने स्पष्ट कहा कि पति की मृत्यु के बाद वह अपने देवर डोडी के साथ विवाह करना चाहती थी, परंतु उसका देवर तैयार नहीं हुआ। देवर के यहाँ वो बैठना चाहती थी, लेकिन देवर ने इस बात को मंजूर नहीं किया था। तो इन हालातों में अब उसको दूसरे के घर जाना बहुत आवश्यक हो गया था। वह यह भी शिकायत करती है कि जब उसका पति मरा तो मृत्यु भोज में केवल 25 आदमियों को ही बुलाया गया। उसका पति मरा था तो केवल 25 आदमियों को ही बुलावा दिया गया था मृत्यु भोज में। गदल के नए घर में जब उसका पुत्र नायान उसे दंड धरवाने गया तो वह अपने कड़े और हसूली उसे दे देती है। जो जेवर है, गहने हैं, उसे वो अपने पुत्र को दे देती है। तब वह किसी तरह की पंचायत आदि बैठाने की बात नहीं करती है। पंचायत का क्या मतलब है? तुम्हारा जो जेवर है, गहना है, आभूषण है, वो शहर से ले जाइए। गदल का व्यवहार सदा निडर रहता है, वो किसी से भी नहीं डरती थी। और वह मौनी की भावी दुल्लों की धौंस नहीं सहती है। उसको भी वो समय समय पर फटकार देती है। इस कारण वह मौनी से अलग घर बसाने की बात कहती है। एक दिन संध्या को गदल को गर्राज गवारिया से सूचना मिलती है। गर्राज गवारिया है, गाय चराने वाला है, उससे सूचना मिलती है कि उसका देवर डोडी मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। उसके देवर है, डोडी नाम का व्यक्ति था, और मरते समय उसके मुंह से गदल का नाम ही आया था। तब गदल मौनी के द्वारा विरोध करने पर भी अपने बेटों के पास लौट आती है, चली जाती है। अपने पहले का जो ससुराल है उसमें चली जाती है। वह अपने देवर के मृत्यु भोज का प्रबंध करती है। भोज में सारी बरादरी को निमंत्रित करती है। कानून से बचने के लिए वे दरोगा को रिश्वत दे आती है। ईर्ष्या से ग्रस्त मौनी पुलिस अधिकारियों को इसकी शिकायत करता है। तब पुलिस आती है। भोज स्थल पर गोलियां चलती है। जहाँ ब्रह्मभोज चल रहा है, नुक्ता चल रहा है, वहाँ पर क्या है, गोलियां प्रारंभ हो जाती है। गदल पुलिस की गोलियों का सामना करती है। वो निडर होकर के संघर्ष करती है, लड़ती है। गोली उसके पेट में लगती है। वह बेटे बहुओं को वहाँ से भाग जाने का मौका देती है कि यहाँ से टरक लो, भाग जाओ। गदल वहीं पर गिर जाती है। दरोगा घायल गदल से पूछता है कि तू है कौन? गदल उत्तर देती है, जो एक दिन अकेला न रह सका उसी की। इन्हीं शब्दों के उच्चारण के साथ गदल की मृत्यु हो जाती है और यहाँ आकर के कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये संक्षिप्त में इस कहानी का सारांश है। अब हम आगे इस कहानी के जो प्रमुख मार्मिक गद्यांश है, जो व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, प्रमुख है, उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहली हम जो इस कहानी की जो महत्वपूर्ण जो गद्यांश है उसको पहले हम पढ़ते हैं और तत्पश्चात व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। गदल बोली नहीं। डोडी ने फिर कहा,
सब चले जाते हैं, एक दिन तेरी देवरानी चली गई। फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है जानती है, जग हंसाई हो गई। अब हम इस पद्यांश की व्याख्या के जो 4 प्रमुख सोपान होते हैं उसके आधार पर इस कहानी का विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं और इसके बाद प्रसंग, भावार्थ और तत्पश्चात चौथा जो व्याख्या का चरण है वो टिप्पणी या यूँ कहें कि सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या कलात्मक सौंदर्य है, उसके आधार पर इस गद्यांश की हम समीक्षा करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी संग्रह में संकलित अंतिम कहानी गदल, जिसके लेखक या कहानीकार डॉक्टर रांगे राघव हैं। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में गदल और डोडी गदल का देवर है, उन दोनों में जो वार्तालाप है, जो बातचीत होती है, जो संवाद होता है, उसका इसमें चित्रण किया गया है। तो अब हम इसका भावार्थ या इस गद्यांश का सरल अर्थ है उसको देखते हैं। गदल से डोडी पूछता है कि तू आखिर ये घर छोड़कर चली ही गई। मुझे भरोसा नहीं था कि तू इतना बड़ा कदम उठा लेगी और इस घर को छोड़ करके अन्यत्र चली जाएगी। जब गदल इसका कोई उत्तर नहीं देती है और चुप रहती है तो डोडी ही कहने लगता है कि ठीक ही है, सभी लोग आते हैं और चले जाते हैं, ये क्रम चलता रहता है। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ आकर हमेशा के लिए रहे, स्थायी रूप से उसका जीवन नहीं रहता है। अब देख ले, एक दिन तेरी देवरानी चली गई, मुझे छोड़कर चली गई, वो मर गई, अर्थात इस संसार से विदा हो गई। इतना ही नहीं, वह गई सो गई, उसके साथ ही एक एक करके तेरे भतीजे अर्थात डोडी के पुत्र भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो भी क्या है, स्वर्ग सिधार गए। मेरा एक बड़ा भाई था गुन्ना, अर्थात तेरा पूर्व पति, वे भी चला गया। भाव यह है कि यह संसार गतिशील है, एक आता है एक जाता है, ये क्रम चलता रहता है। यहाँ कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकता है। जो आता है उसका जाना निश्चित है, किंतु जाने आने में अंतर होता है। डोडी का कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपना काम करके, अपना समय पूरा करके संसार से जाता है, चला जाता है। जिसका जाना जब निश्चित है तभी वह जाता है, जाने के संबंध में आगा पीछा नहीं हो सकता है। जैसे ही क्या है, भगवान के घर से, यमराज के घर से बुलावा आता है, तुरंत उसे जाना पड़ता है। पर तू जिस तरह से इस घर से गई है वैसे कोई दूसरा नहीं गया है। संकेत यह है कि तू अपने ही घर को छोड़कर, अपने ही बच्चों को छोड़कर, घर की देहरी को लांघकर लाहौर जाति बालों के घर में चली गई। यानी खारी गुजर को छोड़ करके तू लाहौर गुजर के घर चली गई। ये बदनामी की बात है। गदल का जो देवर है डोडी, वो गदल को समझा रहा है कि इससे क्या है, हमारे परिवार की, हमारे घर की बदनामी हो गई है। इसी कारण सारा संसार आज हमारे घर पर हंस रहा है,
अर्थात लोग हमें बुरी दृष्टि से देखने लगे हैं। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है या सरल अर्थ है। अब हम इस गद्यांश का, या यूँ कहे कि प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है या टिप्पणी है, वो देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सहज, सरल और व्यावहारिक है और लेखक या कहानीकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सक्षम है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने डोडी के कथन से उसके व्यक्तित्व की मर्यादा भावना, चिंतनशीलता, सोचने की शक्ति और मानवीय व्यवहार से संबंधित भावनाएं प्रस्तुत गद्यांश में व्यक्त हुई है। अब हम अगला इस कहानी का जो मार्मिक या प्रमुख या महत्वपूर्ण जो गद्यांश है दूसरा, उसको पहले पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था। तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लंगवाई, चूल्हा में तब तक फूंकू जब मेरा कोई हो। ऐसी बांदी नहीं हूँ कि मेरी कोहनी बजे औरों की बिछिया झनके। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल पहले कर लूँगी। समझा देवर, तूने तो कहा तब, अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी। तब ने सोचा जब तेरी गदल की बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा, अरे कौन किसी की परवाह करता है। तो ये गद्यांश को हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं, इसका संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, कलात्मक सौंदर्य उसको देखते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक नवरत्न कहानी में संकलित डॉक्टर रांगे राघव द्वारा लिखित या रचित कहानी गदल शीर्षक से अवतरित है, लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ है। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने ग्रामीण समाज व्यवस्था की ओर संकेत किया है कि ग्रामीण परिवेश में किस तरह का रहन सहन है, क्या उनकी बोली भाषा है, उसकी ओर संकेत किया है। कहानी में नायिका गदल अपने देवर के व्यवहार से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर कह रही है। अब क्या कह रही है वो प्रस्तुत गद्यांश में चित्रित किया गया है। अगला जो सोपान है इसका भावार्थ या इसका सरल अर्थ है, उसमें हम उसको देखते हैं कि गदल किस बात की अपने देवर से चर्चा कर रही है, डिस्कस कर रही है, उन दोनों में किस तरह का संवाद हो रहा है, उसको हम अगला जो सोपान है भावार्थ उसमें देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में गदल डोडी से कहती है, क्या कहती है कि तू कायर है। तेरे भैया की मृत्यु पर बेटे ने क्रियाकर्म किया और तू सब कुछ भूल गया। तूने ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी। उस समय तुझे चाहिए था कि तू मेरे साथ ब्याह करके मुझे अपनी घरवाली बना लेता। गदल ने डोडी से कहा कि तेरी पत्नी मर गई, तेरे पुत्र मर गए, तू अकेला था, मैंने मौका दिया था कि तू मुझसे विवाह शादी कर ले, लेकिन उस समय तुमने मना कर दिया।
तेरे इस व्यवहार के कारण ही मुझे दूसरे की पत्नी बनना पड़ा। मैं दूसरे के यहाँ चली गई, दूसरे के यहाँ बैठ गई। अपना पेट पालने के लिए ही मैंने अपना विवाह किया। मैं कोई भी कार्य तभी करती जबकि मेरा अपना कोई अर्थात पति होता। मैं दूसरों की नौकरानी बनकर नहीं रह सकती और मैं यह सहन भी नहीं कर सकती कि काम करते करते मेरी कोहनियाँ थकती और चटकती रहें और घर की दूसरी औरतें शोभा के प्रतीक बिच्छुओं को झनकारती फिरे। इस बात को मैं नहीं देख सकती। इस दृश्य को देखने की मुझ में शक्ति नहीं है। मैं ये कभी भी स्वीकार नहीं करती कि और गुलछर्रे उड़ाए और मैं पिसती रहूं। मैं अपना पेट तभी भर सकती हूं जबकि पहले उसका सौदा तुझसे तय कर लूंगी। अब तो तू मेरी बात भली प्रकार समझ गया होगा। गदल ने अपने देवर डोडी से कहा, तूने पहले मुझसे ये बात नहीं कही। भाव यह है कि तू अगर मुझसे शादी करना चाहता था तो पहले कहता। अब तो क्या है, अब पछताने से कुछ नहीं होता है। वो बात गई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज ऐसी स्थिति में जबकि तेरे परिवार की नाक नीची हो रही है, नाक कट रही है, मुझसे यह कहने आया है। ये बात तूने उस समय नहीं सोची जब बहुएं मुझसे आंखें तरेर कर बातें करती थी। तब तो क्या है, तेने कुछ नहीं कहा। उस दृश्य को तू देखता रह गया। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। तो ये इस गद्यांश का भावार्थ है या सरल अर्थ है। अब हम इस गद्यांश पर टिप्पणी या इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण या फिर इसका कलात्मक सौंदर्य है उसको निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में रांगे राघव की इन पंक्तियों की भाषा आंचलिक और घरेलू तो है ही, मुहावरेदार भी है। उसमें एक भीतरी आकर्षण और अर्थवत्ता है। गदल के स्वभाव की निर्भीकता और स्पष्टता को स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया है। लेखक के भाव और विचारों को व्यक्त करने में प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने एक स्वतंत्र चेता नारी का नारी जनोचित स्वाभिमान यहाँ प्रकट हुआ है। गदल राजस्थानी वीरांगना का प्रतीकत्व लेकर आई है, प्रतीक सिद्ध होती है। चूल्हा फूकना, पराई डोडी लागना, कोहनी बजना, बिछिया झनकना, नाक पर चोट पड़ना जैसे प्रयोगों से अभिव्यक्ति सशक्त हो गई है। यानी अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से बल मिला है। तो कहने का तात्पर्य इस गद्यांश में लेखक ने एक ग्रामीण परिवेश की जो महिला है उसकी जो मुखर होने की, निडर होने की, उसकी जो स्वतंत्रता है उसको लेखक ने बहुत ही अच्छे अंदाज में चित्रित किया है, वर्णित किया है। और प्रस्तुत गद्यांश की हम संक्षिप्त में कह सकते हैं कि भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और लेखक या कहानीकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। साथ साथ में इसमें मुहावरे और लोकोक्तियों का भरपूर मात्रा में प्रयोग हुआ है। अगले वीडियो में हम
जो तीसरा चौथा जो गद्यांश है उसकी हम सप्रश्न व्याख्याएँ करेंगे, विवेचन विश्लेषण करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।